सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस जैसे देख रहे थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 16.2 इसके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी क्लास 11 का। ओके, और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप क्लियर कर लो, उसका मैं 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो आप देख लेना। पूरी फुल वीडियो देखना, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 16.2। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन। देखो जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया, सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए सामने कुछ नहीं है, बहुत इजी। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया है, आपका इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कोई फॉर्मूलाज नहीं है। देखो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही रहेंगे, बस आपको इवेंट्स फाइंड आउट करना है और यू गेट द आंसर। ओके, सो अ डाई इज रोल्ड, let E be the event, die shows 4 and F be the event, die shows even number. Are E and F, these two events are mutually exclusive or not? You have to tell. ओके, तो सबसे पहले एक डाई को रोल करते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। देखो एक डाई में क्या क्या आपको पता है, जैसे 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो व्हाट आर द आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का। देखो एक डाई को अगर रोल करें या फिर थ्रो करें तो आइदर वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। सो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम। सो देखो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद इवेंट्स क्या क्या पॉसिबिलिटी वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। ओके, तो सबसे पहले ये वर्ड आप समझ लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस इवेंट्स को किसको बोलते हैं। देखो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज टॉपिक। ओके, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है। देखो दो इवेंट है, अगर दोनों इवेंट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो वैसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे वेन डायग्राम को आपको पता है, 2 सेट अगर रहता है, सपोज कर लो इसी तरह से आपको 2 इवेंट है ना, ये आपको E1 ले लेते हैं, ये E है सपोज कर लो, और ये F है। तो देख रहे हैं दोनों सेट में या बोलो दोनों इवेंट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गॉट इट। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इवेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं whether it is mutually exclusive or not. ओके, सो सबसे पहले आपको आंसर कैसे देना होगा। देखो देखो when the die is rolled, when the die is rolled, let us assume, okay, let us assume 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the possible outcomes. Okay, are the possible outcomes. देखो इसमें एक ही डाई रोल हो रहा है, इसलिए हम लोग these are the possible outcomes, ये क्लियर है। अब देखो सबसे पहले E एक इवेंट लिया गया है, क्या है देखो, इवेंट ऑफ गेटिंग when die shows 4, die shows 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसी तरह F आपका क्या इवेंट है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो इवेंट डाई सोर्स 4, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 4। ये आपका एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो डाई में आप रोल किया 4 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका F बी दी इवेंट, क्या है F बी दी इवेंट। यहाँ पर देखो डाई सोर्स इवन नंबर, तो व्हाट आर दी इवन नंबर इन दीज पॉसिबिलिटी। अब बताओ इवन नंबर क्या क्या है, डाई सोर्स even number. Okay, so what are the possibility, either it will be 2, 4 and 6. These are the possibility, these are the even number in a die. ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों इवेंट में क्या क्या आपका कॉमन है। सो यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया था, आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो चेक कर लेते हैं, इट मींस दैट दोनों इवेंट में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका 4 एक जो पॉसिबिलिटी है दोनों में आ रहा है ना, मतलब कि डाई सोर्स 4, E जो इवेंट था और F जो इवेंट था इवन नंबर है, 4 इज द इवन नंबर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एक एलिमेंट कॉमन है दैट इज 4। इट मींस आपको ये मिल गया कि दैट E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, देखो कोई भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, उसका क्या कंडीशन है कि दोनों जो आपका इवेंट है E इंटरसेक्शन F इट शुड बी इक्वल टू 5, मतलब कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया, इट मींस दैट E and F are not mutually exclusive event. Got it? उसी तरह से आपको स्टेटमेंट यहाँ मेंशन कर देना है, क्या लिखेंगे कि there is one element
कॉमन इन बोथ द इवेंट। सो देखो आपको क्या लिखना होगा, देयर इज कॉमन एलिमेंट इन बोथ द इवेंट, देयर इज कॉमन एलिमेंट in E and F, okay, so are not mutually exclusive events, okay। तो ये आपको क्लियर होना ना, ये वाला क्वेश्चन। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिंपली आपको बोला गया था, मतलब कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है दोनों इवेंट का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, बस आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं वो पता होना चाहिए था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, a die is thrown, describe the following events। so these are the events you have to find out first of all, okay। a die is thrown, it means that उसमें भी वही सारे पॉसिबिलिटी होंगे, क्या क्या, either it will be 1 2 3 4 5 6, these are the possible outcomes, okay। so first you have to write down the statement, after that find out the events, okay। एंड ऑल्सो फाइंड आउट ए यूनियन ऑफ बी। आपको जैसे ये पता है, ये साइन को क्या बोलते हैं, यूनियन। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ओके, और ये हो गया आपका डिफरेंस, और इधर हो गया ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये सारी चीजें आई ऑलरेडी डिस्कस, जैसे मैंने बताया। अगर ये आपको सिंबल नहीं पता है तो वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, ठीक है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपको स्टेटमेंट मेंशन करना होगा। क्या लिखना होगा, लेट अस अज्यूम a die is thrown, 1 2 3 4 5 6 are the possible outcomes, okay, are the possible outcomes। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहां पर देखो क्या है, ये जो आपका इवेंट है, अ नंबर लेस देन 7, लिख लेते हैं यहां पर सबसे पहले event, A be the event, so यहां देखो A be the event, क्या दिया है, a number less than 7, a number less than 7, okay। तो बताओ इस इवेंट में a number less than 7 क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देख रहे हैं एक डाई को थ्रो की, a number less than 7 आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारे नंबर जो हैं देख रहे हैं, सारे क्या है, लेस देन 7 है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सारे पॉसिबिलिटी, दैट इज 1 2 3 4, बिकॉज सारा नंबर क्या है, लेस देन 7 है। क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर ये वाला आप देखो, अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट, ओके, अ नंबर greater than 7, a number greater than 7, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर एक डाई को थ्रो की नंबर ग्रेटर देन 7 आने की। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, सारे नंबर्स है, लेस देन 7 है ना, 6 से बड़ा नंबर तो कोई आता ही नहीं। यहाँ पर तो 7 से ग्रेटर बोला गया, कोई एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा ना, कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। इट मींस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इट मींस देयर इज नो पॉसिबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 7, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं। देखो क्या है, थर्ड वाला इवेंट क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक डाई को थ्रो किए तो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो आइदर इट विल बी अ 3 और 6, तो यही दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3, जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला गया है, ई बी द इवेंट मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं आपका थर्ड वाला, यहाँ पर आप देख लो थर्ड वाला क्या हो गया, सी बी द इवेंट। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, दैट इज इट विल बी मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज 3 and 6, ओनली 3 and 6, तो देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना। सो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इवेंट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है ए यूनियन बी सारे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सी हो गया। अब बी देखते हैं। यहाँ पर देखो अ नंबर लेस देन 4, तो व्हाट आर द नंबर्स when throwing a die less than 4 आए, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो लेस देन 4 यानी कि इट विल बी 1 2 3, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, अ नंबर लेस देन 7। क्लियर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी चैप्टर, यू कैन इजीली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस चैप्टर। देखो जैसे कुछ फॉर्मूलाज दिए, जैसे मैंने आपको बताया, बस आपको स्टेटमेंट समझना है और उसके अकॉर्डिंग इवेंट्स लिखो, उसके सैंपल स्पेस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या था, दी
अ नंबर लेस देन 4, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी? अ नंबर लेस देन 4 यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब फिफ्थ भी देख लेते हैं। फिफ्थ आपका इवेंट क्या है, देखो ई बी द इवेंट एंड इवन नंबर ग्रेटर देन 4। क्या बोला गया है, एक वो ऐसा इवेंट है यानी इसका पॉसिबिलिटी कैसा होना चाहिए, इट विल बी अ इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 4। सबसे पहले आप देखो ग्रेटर देन 4 आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक डाई को थ्रो की ग्रेटर देन 4 यानी ये 5 होगा या 6 होगा, पर वो इवन नंबर भी होना चाहिए, तो इवन नंबर तो एक ही है ना, दैट इज 6। ग्रेटर देन 4 भी है और इवन नंबर भी है। क्लियर हो गया, तो यहां लिख लेते हैं ई बी द इवेंट। ओके, तो यहाँ स्टेटमेंट मेंशन भी कर सकते हो, ई बी द इवेंट एंड ग्रेटर देन 4। ठीक है, so what are the possibility, the number which is even number and greater than 4, एक ही possibility जैसे मैंने अभी बताया, that is 6। तो ये आपका इवेंट हो गया ई का। उसी तरह 6 वाला भी देखो, यहाँ 6 वाला है क्या है, f a number not less than 3। तो what are the possibility when throwing a die a number not less than 3 यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा वाला पॉसिबिलिटी लेंगे, क्या क्या है, either it will be 4, 5 और 6। क्लियर हो गया, तो f be the event, आप स्टेटमेंट लिख देना, a number not less than 3, that is 4, 5 and 6। So these are the possibility when throwing a die। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सारे इवेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए, ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब आपको क्लियर हो रहा है, ये दोनों इवेंट्स ए और बी में सारे पॉसिबिलिटी ले लेना है, विच इज आइदर इन ए और आइदर इन बी और इन बोथ। ठीक है, तो दोनों इवेंट्स देख लेते हैं, ए और बी में क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स है। तो देख रहे हैं ए इवेंट है, ये सारे पॉसिबिलिटी थे 1 2 3 4 5 6, और बी में तो कोई इवेंट था ही नहीं। ओके, तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी इन ए यूनियन बी, मतलब सारे एलिमेंट ले लेना है 1 2 3 4 5 6, तो ये सारा आपका पॉसिबिलिटी हो जाएगा इन ए यूनियन ऑफ बी। ठीक है, यूनियन मतलब क्लियर हो रहा है ना, यानी वैसा एलिमेंट। देखो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे टर्म्स आप ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो सेट में। तो उसमें जो था ना, उसमें दो सेट की बात होती थी कि दोनों सेट में हम लोग सारे एलिमेंट्स ले लेते थे, यहाँ सेट की जगह इवेंट है। ठीक है ना, चलो ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब आपको जैसे मैंने बताया, इट मींस वैसा आपको एलिमेंट लेना होगा या फिर वैसा सैंपल पॉइंट लेना होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहाँ सैंपल पॉइंट की बात करते हैं। मतलब कि जो भी आपका ये जैसे सैंपल स्पेस है, उसमें जो ये सारे एलिमेंट्स है ना, इसको क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो ये सारी टर्म्स जो मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में आपको क्लियर करवाया था, तो हम लोग सैंपल पॉइंट देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों इवेंट में जो कॉमन है वो सारे इवेंट्स हो जाएंगे, वो सारे पॉसिबिलिटी हम लोग को ले लेना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देख रहे हैं बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है कि नहीं ना, यानी कि इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट 5 लिख देंगे। 5 आपको क्लियर हो रहा है, ये जो आपको सिंबल है 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट है ना, it means that it contains no element, or you can say it is null set, और क्या बोलते थे, void set। ये सारे इसके नाम थे ना, empty बोलते थे, null set बोलते थे, या फिर void set बोलते थे। तो these are the names, मतलब कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों इवेंट में। क्लियर है, A इंटरसेक्शन B। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखो क्या है, E यूनियन F, फिर आप पहले E यूनियन F निकाल लेते हैं। देखो E यूनियन F, अब देखो, और अब कौन से दो इवेंट के बारे में बात हो रही, ई और एफ के बारे में। तो ई और एफ आप दोनों इवेंट को देखो, तो सारे आपको पॉसिबिलिटी ले लेना है जो दोनों में है, जो आइदर ई में हो या एफ में हो या दोनों में हो। तो देखते हैं, ई आपका ये वाला इवेंट है, इसमें ओनली 6 है और इसमें 4 5 6 है, तो आपको क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 4 5 6। क्लियर हो रहा है ना, ई यूनियन एफ है, यानी ई और एफ ये दोनों इवेंट को देखेंगे, और वैसे आपको पॉसिबिलिटी लेना है विच इज आइदर इन ई और इन एफ और इन बोथ, यानी सारे पॉसिबिलिटी। क्लियर है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, डी इंटरसेक्शन ई। ओके, अब ये लिख लेते हैं डी इंटरसेक्शन ऑफ ई। ठीक है, डी इंटरसेक्शन ई। देखो डी का आपका ये सारे आपको पॉसिबिलिटी थे, क्या क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था। ओके, और इंटरसेक्शन बोला गया ई आपका, देखो ये है 6। देखो अब ये दोनों इवेंट में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ देख रहे कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी इक्वल टू 5।
यानी ई यानी कि डी इंटरसेक्शन ई एक ऐसा इवेंट है, इट हैज नो कॉमन एलिमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? अभी मैंने बताया था कोई इवेंट जिसका इंटरसेक्शन 5 हो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी तुरंत डिस्कस किए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं? कि whenever any two events it has no element then it is said to be mutually exclusive। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। a माइनस ऑफ c, ठीक है, a माइनस ऑफ c। अब ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट। इट मींस वैसा पॉसिबिलिटी लेना होगा विच इज इन a बट नॉट इन c। सी में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी आप देखो। जा लाइट गया, कोई बात नहीं, वीडियो को तो रहने दो। अब मेरी आवाज तो आ रही होगी आपको क्लियर, तो आप ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ए और सी लेना है, ये दोनों सेट, यानी डिफरेंस ऑफ दीज टू इवेंट। ओके, तो ए में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये वाला पॉसिबिलिटी सबसे पहले आपको लिख लेना होगा, 3 4 5 6, ठीक है। और देखो C माइनस है आपका, C में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी। C आपका इवेंट देखो कहाँ है, ये वाला है ना, यानी इसमें 3 और 6 है, लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट आपने जो पढ़ा था ना सेट वाले चैप्टर में, इसमें भी वही है कि दो इवेंट में आपका डिफरेंस निकालना है, यानी वैसा पॉसिबिलिटी आपको लेना है विच इज इन A बट नॉट इन B। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 4 5। तो दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटी विच इज इन A बट नॉट इन B, यानी 3 और 6 को आपको नहीं लेना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गया बताओ? 1 2 4 5। क्लियर हो गया ना? A माइनस C, ये दोनों इवेंट हम लोग कैसे निकाले हैं? डिफरेंस ऑफ दीज टू इवेंट, यानी वैसे आपको पॉसिबिलिटी लेना है विच इज इन A बट नॉट इन C, दैट इज 1 2 4 5। क्लियर है? अब देखो आगे देखते हैं क्या है। D माइनस ऑफ E, यानी कि आपको ये दोनों इवेंट्स का डिफरेंस निकालना है, D माइनस E, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जो इवेंट्स में हम लोग पॉसिबिलिटी सबसे पहले निकाले वो देख लेंगे। डी में देखो आप क्या क्या है, यहाँ पर देखो डी में क्या क्या पॉसिबिलिटी फाइंड आउट किए थे, 1 2 3 था, तो ये लिख लेते हैं 1 2 3। और ई में क्या क्या पॉसिबिलिटी फाइंड आउट किए थे देखो, यानी कि वैसा इवेंट द नंबर विच इज इन इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 4, दैट इज 6, ठीक है। तो माइनस ऑफ 6 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस निकाले, यानी वैसे आपको एलिमेंट्स लेना है डी के, वैसे आपको पॉसिबिलिटी लेना है विच इज इन डी बट नॉट इन ई। तो ई में तो 6 ही है, तो ये सारे आपके पॉसिबिलिटी डी के ही हो जाएंगे, डी माइनस ई में। क्लियर हो रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू इवेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल, जैसे आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालते थे, इसमें भी वही है। लाइट आ गया, ओके। सो क्लियर हो गया ना? D माइनस ई, ये दोनों इवेंट में अगर हम लोग डिफरेंस रहा तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखो F कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो देख लेते हैं यहाँ पर देखो F कॉम्प्लीमेंट। F कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बताओ? देखो कोई हम लोग एक डाई को थ्रो किए, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जो जो पॉसिबिलिटी आता है वो हम लोग इसको सेट में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना। तो बताओ एक डाई को थ्रो किए तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, यानी जो सैंपल स्पेस आएगा व्हेन थ्रोइंग अ डाई, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी? ये सारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर पता है। ये जो एलिमेंट्स दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगी अभी, एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो एफ कॉम्प्लीमेंट सिंपली क्या करना है आपको, जो सैंपल स्पेस में एफ वाले जो पॉसिबिलिटी आए हुए हैं उसको बस माइनस करना है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? देखो एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सैंपल स्पेस में एफ वाला जो इवेंट में पॉसिबिलिटी आया है उसको माइनस करना है, यानी कि सैंपल स्पेस में आपका ये सारा पॉसिबिलिटी था, ठीक है। और एफ में देखो एफ आपका कैसा इवेंट था, यहाँ पर आप देखो एफ ऐसा इवेंट था अ नंबर नॉट लेस देन 3, यानी 3 से कम नहीं होना चाहिए, 4 5 6 यानी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो ये सारे पॉसिबिलिटी थे ना 4 5 6, ठीक है। तो क्या करना होगा? 4 5 6, ठीक है। यानी कि आपको सैंपल स्पेस में एफ वाले एलिमेंट को माइनस कर देना होगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट जैसे पढ़ा था आपने वही चीज है, यानी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस में एफ वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि वो सारे आपको पॉसिबिलिटी ले लेना है जो एफ में नहीं हो,
है ना। तो क्या क्या आपका हो जाएगा बताओ, 1 2 3। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी इन एफ कॉम्प्लीमेंट। देखो ये जो एफ डैश लिखा है ना, इसको एफ कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं या नॉट एफ भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका एफ कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखो ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, यानी अब आपको कौन सा दो इवेंट लेना है, एक ई इवेंट लेना है और एक एफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट लेना है। यानी एफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट अभी तुरंत हम लोग फाइंड आउट किए। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉसिबिलिटी देखना है कि दोनों इवेंट में आपका क्या कॉमन है, वो सारा पॉसिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है ना। तो ई इवेंट आपको सबसे पहले देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, हमने क्या निकाला था। देख रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर एंड ग्रेटर देन 4 दैट इज 6, एक ही पॉसिबिलिटी था। तो यहाँ पर लिख देते हैं ई इवेंट में सिर्फ 6 है और इंटरसेक्शन ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट यानी ये सारे आपके पॉसिबिलिटी। ठीक है, इन दोनों इवेंट्स में आपको क्या देखना है, कॉमन पॉसिबिलिटी। तो देख रहे हैं दोनों इवेंट्स में कोई कॉमन ही नहीं है, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखो जितने भी मैं टर्म्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे इसका बात कर रहे हैं, तो ये बार बार मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि ये वर्ड आपको कभी भी दिखे तो आपको याद रहे कि कभी भी इंटरसेक्शन में कोई दो इवेंट में अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बने देन इसका सोल्यूशन देखो। ओके, और सोल्यूशन एक बार देख भी लिए तो खुद से एक बार बनाना। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप। देखो अभी हम लोग क्वेश्चंस में क्या देखें कि डाइस को, एक ही डाइस को रोल कर रहे थे, अब दो डाई ले लेते हैं। सो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस ये मैं ऑलरेडी पहले लिख चुकी हूँ, तो ये देखो ये आपका पॉसिबिलिटी होगा व्हेन थ्रोइंग टू डाई और यू कैन से रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, तो दीज आर दी पॉसिबिलिटी, यानी कि पहला डाई में अगर सपोज कर लो 1 आ गया, दूसरा में भी 1 आ गया, पहला में 1 आ गया, दूसरा में 2 आ गया, पहला में 1, दूसरा वाला डाई में 3 आ गया। तो दीज आर दी टोटल पॉसिबिलिटी, यानी टोटल कितने आउटकम्स हो गए, 36। ठीक है, यानी एक बार डाइस को थ्रो किए उसके 6 आउटकम्स होंगे, यानी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, और दूसरा वाले डाई में भी तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे आउटकम्स हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 6 × 6 दैट इज 36। ये टोटल जो आपका पॉसिबिलिटी मैंने लिखा है ये टोटल 36 है। ठीक है, ओके, अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बोला गया है, डिस्क्राइब दी फॉलोइंग इवेंट्स। तो देखो ए बी सी दीज आर दी इवेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दैट, उसके बाद क्या है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर से वही क्वेश्चन है ना कि आपको इवेंट्स निकालना है, फिर बताना है कि आपको कौन सा पेयर ऑफ, इसमें भी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट मेंशन करना होगा क्या, कि लेट अस assume when a die is thrown। ठीक है, 1 2 3 4 are the possible outcomes, 4 5 6 are the possible outcomes। ठीक है, are the possible outcomes। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे बोला गया है आपको पेयर ऑफ डाई को रोल करना है, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले ये लिखना कि लेट अस अस्यूम व्हेन अ डाई इज थ्रोन दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, एंड एज पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखना एज पर क्वेश्चन pair of dice is rolled। ओके, सो पॉसिबल सैंपल स्पेस विल बी S इक्वल टू, ये वाला सारा पॉसिबिलिटी पहले लिख लेना। ठीक है, उसके बाद A आपका इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ग्रेटर देन 8। क्या बोला गया, देखो A भी दी इवेंट, सम इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो देखो A भी दी इवेंट, सम इज ग्रेटर देन 8, ऐसा आपको पॉसिबिलिटी लेना होगा इसमें A वाली इवेंट में, जिसका सम क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 8। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ग्रेटर देन 8 यानी कि
इट विल बी द सम विल बी 9, 10, 11 और 12। 12 तक ही हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो यहाँ सारे जो पॉसिबिलिटी लिखे हुए हैं ना, सबसे लास्ट वाला देखो 6 + 6 दैट इज 12। दो ये जो आपका पॉसिबिलिटी आया है 6 और 6 में ऐड करने से 12 आता है, तो सबसे इस पॉसिबिलिटी में सबसे ग्रेटर नंबर सम करने से क्या आएगा, 12 ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो जैसे आपको क्वेश्चन में बोला गया है ए बी दी सम इज ग्रेटर देन 8, है ना। यानी कि पॉसिबल इवेंट्स ग्रेटर देन 8 क्या क्या हो जाएगा, जिसका सम ग्रेटर देन 8 हो, यानी वो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ये सारे पॉसिबिलिटी हम लोग को लेना है ए वाले इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो सम इज ग्रेटर देन 8, उसके बाद आप लिख देना पॉसिबल इवेंट। क्या क्या पॉसिबल इवेंट हो सकता है, पॉसिबल इवेंट सम इज पॉसिबल इवेंट सम इज ग्रेटर देन 8 और क्या क्या होगा, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबल इवेंट जिसका सम क्या होगा, ग्रेटर देन 8 या तो 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ग्रेटर देन 8 यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 3 और 6 इसका ऐड करने से क्या होता है 9 हो सकता है, यानी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। देख रहे हैं इसका सम करने से ग्रेटर देन 8 आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, ये भी होगा 9, ये होगा 4 + 6 इसका सम करें तो 10 आता है ना, और क्या होगा 9 होगा। देखो 5 और 3 को नहीं लेना है, 5 और 3 को क्यों नहीं लेना है, उसका सम 8 होता है। और इस इवेंट में क्या बोला गया है कि ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, 8 नहीं बोला गया। अगर बोला जाता इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 तो हम लोग 8 को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो 8 ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी सम आइदर 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 या 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10, 11, ये भी 11। ठीक है, तो वैसे हम लोग सारे को अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद सारे पॉसिबिलिटी लिख देंगे। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ओनली दीज पॉसिबिलिटीज कैन बी पॉसिबल। ओके, ग्रेटर देन 8 तो लिख लेते हैं। यहाँ बताओ क्या क्या हो जाएगा, 3 है, 6 है, और क्या है 4, 5 है, 4, 6 है। ठीक है, और क्या है 5, 4 है, 5, 5 है। ठीक है ना, 5, 6 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ यहीं पर आपको लिख देते हैं सारे पॉसिबिलिटी, वहां पर स्पेस नहीं है। ठीक है ना, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग सारे पॉसिबिलिटी एक ही इवेंट के लिख देते हैं ग्रेटर देन 8 वाले। तो क्या क्या थे बताओ, 3 और 6 था, यहाँ पर आप देखते जाओ 3, 6, 4, 9, फिर 4, 6, है ना। यानी पहले एक बार थ्रो किए तो 4 आए, एक बार थ्रो किए तो दूसरी बार थ्रो किए 5 आया, दोनों का सम की 9 आया ना, तो इसीलिए हम लोग ये वाला पॉसिबिलिटी लिए हैं। ठीक है, 4, 6, 5, 4, 4, 6, 5, 4। ठीक है, और क्या कहता है देखो 5, 5, 5, 6, यहाँ लिख लेते हैं 5, 5, 5, 6। ओके, और क्या है देखो, अब ये लास्ट वाला लाइन 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे बिकॉज इसका सम क्या है, ग्रेटर देन 8 है। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबिलिटी आ गए इवेंट ए में। ओके, तो ये आपका इवेंट ए हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, इवेंट बी में आपको क्या बोला गया है। देखो यहाँ देखो ये वाला। सो देखो बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होना चाहिए, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, है ना। यानी कि जैसे 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, अगर कोई भी डाई में 2 आ गया तो वो वाला पॉसिबिलिटी ले लेना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। इवेंट बी वाले इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हम लोग को लिखना है, यानी वैसा आपको इवेंट में वैसा पॉसिबिलिटी लेना है, यानी इवेंट में वैसा पॉसिबिलिटी आपको लेना है जिसमें क्या होना चाहिए, कोई भी दोनों डाई में 2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, मैं रेड से मार्क कर दे रही हूँ। देखो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये वैसा ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे बोला गया है 2 अकर्स ऑन ईदर डाई। तो देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड वाले थ्रो में 2 आता है, यानी पहले थ्रो में 1 आया, फिर से डाई को थ्रो किए तो 2 आया। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये भी हो सकता है क्योंकि 2 है। ये दोनों भी हो सकता है क्योंकि बोला गया ईदर डाई में, या तो पहला वाला या तो दूसरा, या तो दोनों में भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों डाई में 2 आ गए, तो वो भी इवेंट में आएगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। यानी
डाई को जब भी हम लोग थ्रो करते हैं 2 आना चाहिए, है ना। तो ये जो मैं रेड से आपको अंडरलाइन की हूँ, दीज आर दी पॉसिबिलिटी इन इवेंट बी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं बी इवेंट में आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी था बताओ। यहाँ पे देखो 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3, ये सारा हो जाएगा बिकॉज हम लोग जब भी थ्रो कर रहे हैं एक डाई में 2 आना ही चाहिए, है ना। यानी फर्स्ट थ्रो में ही देख रहे हैं इसमें 2 आ रहा है, इसलिए ये सारे आपके पॉसिबिलिटी हो गए। उसके बाद और क्या क्या था देखो 3 2 4 2 5 2 6 2, ये सारे पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका इवेंट बी में ये सारे पॉसिबिलिटी एज पर क्वेश्चन। 3 2 हो गया ना, अब 4 2 लिखेंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको इवेंट समझ में आ गया होगा। तो देखो जो भी इवेंट्स आप पॉसिबिलिटी लिखोगे ध्यान से लिखना, कोई छूट ना जाए, है ना। क्या हो रहा है 6 2, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हो गए इवेंट बी में। अब देखते हैं सी की बारी। सी में आपका क्या दिया हुआ है देखो, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोला गया है, वैसा पॉसिबिलिटी आपको लेना है जिसका सम एटलीस्ट 7 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो। ठीक है, तो ये वाले इवेंट को, सी वाले इवेंट को आप ध्यान से समझो, है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, देखो सी क्या बोला गया है, सम इवेंट क्या है, सम इज एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7 and a multiple of 3 and a multiple of 3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये एकदम ये वाले स्टेटमेंट को आप एकदम ध्यान से समझो। मैं एक एक आपको वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या है, सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला वर्ड देखो एंड। जब कभी भी मैंने जैसे बताया था कोई भी स्टेटमेंट में एंड हो यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि वैसा पॉसिबिलिटी लेना है। ध्यान से देखो, सो ध्यान से समझना जो मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ। सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। एंड वाला वर्ड जब भी कहीं भी स्टेटमेंट लिखा हो, एंड मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि वो उसका सम 7 भी होना चाहिए पॉसिबिलिटी का और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। एंड का यही मीनिंग होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था और मतलब होता था, यहाँ आप देखो और कभी भी हो यानी उसका मतलब होता है यूनियन, है ना। और कभी भी एंड रहता है ना यानी इंटरसेक्शन होता है इसका मीनिंग, यानी वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी वैसा पॉसिबिलिटी लेना है, वैसा सम लेना है जिसको ऐड करने से एटलीस्ट 7 आए या तो मल्टीपल ऑफ 3 आए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए या तो उसका सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए। अब एंड मतलब तो आपको समझ में आ गया हो, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये वाला वर्ड देखो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड भी जैसे मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है। एटलीस्ट 7 लिखा है ना, सम क्या होना चाहिए लिखा था, सम इज एटलीस्ट 7, है ना। अब एटलीस्ट का मीनिंग देखो क्या होता है, कम से कम 7, 7 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 7 मतलब कि 7 से हम लोग ज्यादा भी ले सकते। तो क्लियर हो रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनो फिर से। सम इज एटलीस्ट 7, एटलीस्ट 7 का मीनिंग होता है कम से कम 7, उससे ज्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, 8 9 10 11 12 ये सारे भी। यानी वैसा पॉसिबिलिटी लेना है जिसका सम या तो 7 हो या तो 7 से बड़ा हो, यानी पॉसिबिलिटी का सम 8 भी होगा वो भी ले सकते हैं, 9 होगा अगर उसका सम वो भी ले सकते हैं, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, वो सारे पॉसिबिलिटी भी ले सकते हैं। एटलीस्ट 7 का मीनिंग क्या होता है, कम से कम 7, यानी वैसा पॉसिबिलिटी जिसका सम क्या हो, कम से कम 7 हो या तो 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, उससे बड़ा, ग्रेटर देन 7 हम लोग ले सकते हैं, वो सारे पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे वर्ड भी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराया है, नहीं देखे होंगे इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आप देखे होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल भी ये सारे क्वेश्चंस में जैसे मैंने बताया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। एंड मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना हो, वही सारे पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम लोग। अब बताओ इस सी में क्या क्या आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखो हम लोग को जैसे पता है वो उसका सम क्या होना चाहिए, या तो 7 होना, एटलीस्ट 7 जैसे वो बोला गया है वो होना चाहिए, और वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए।
तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी इन दीज सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो मैं पेन चेंज कर देती हूँ सो डैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वाले में देखो, जैसे बोला कि इवेंट कैसा आपको लेना है, उसका सम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 7 हम लोग ले सकते हैं, है ना, उसका सम, और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब सबसे पहला वाला में देखो, इसका सम, किसी का भी सम आपका 7 से बड़ा है क्या, ये वाला एक है पॉसिबिलिटी 1 और 6। यहाँ इसको हम लोग चेक करते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 और 6 को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 1 और 6 को ऐड किए 7 आया। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि दोनों का सम एटलीस्ट 7, यानी 7 से बड़ा या 7 हो सकता है, तो ये कंडीशन, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो। दूसरा कंडीशन था मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, क्या 7 मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, यानी ये पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं ले सकते 1 और 6। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। अब देखो सेकंड वाला देखो, आपका सेकंड, इसको इसमें चेक करो, दोनों का आपको सम देखना है, 7 से बड़ा होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी 2 + 4 ये आपका 6 हो गया। 2 और 5 को देखो, 2 और 5 को देखो, दोनों का ऐड किए सम आया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, एटलीस्ट 7 होता है, 7 है, देख रहे हैं दोनों का एडिशन करने से 7 आया। क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं है, यानी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं ले सकते। क्लियर हो रहा है। अब 2 और 6 को देखो, 2 और 6 को देखो, दोनों को ऐड किए इक्वल टू 8 आया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सम किए तो एटलीस्ट 7 जैसे बोला गया था, यानी 7 से बड़ा 8 आ गया, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्लियर है ना। अब देखो आगे ये वाला में देखो, ये वाला में चेक करो, यहाँ पर देखो 3 1 3 3 भी नहीं होगा, ये 3 4 और +3 ये 7 होगा, पर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला हम लोग पॉसिबिलिटी ले सकते हैं 3 6। ठीक है, अब ये 3 6 क्यों लिए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 और 6 देखो, दोनों को ऐड करो, 6 + 3 क्या होता है, यहाँ पे मैं रफ में बता देती हूँ। यहाँ देखो 3 + 6 क्या होता है, 9 होता है। इसका सम जैसे बोला गया था मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 3 का मल्टीपल है। सम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए। एटलीस्ट का मीनिंग अभी तुरंत मैंने बताया, उसका सम या तो 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 11 12 ये सारे भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ देख रहे 9 है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, कि उसका सम 3 का मल्टीपल भी है और सम इज एटलीस्ट 7 होना चाहिए, यानी 7 से बड़ा भी है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग ये वाला पॉसिबिलिटी ले लिए। अब ये 3 6 है, तो 6 3 भी तो ले सकते हैं, इसका सम भी तो मल्टीपल ऑफ 3 है और आपका सम एटलीस्ट 7 है। क्लियर हो रहा है ना, ये पॉसिबिलिटी कैसे लिख रहे हैं, ये दोनों आपका पॉसिबिलिटी हो गया, यानी 3 6 और 6 3। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है देखो, और 4 5 ले सकते हैं, 5 4 हो सकता है, और एक ये 6 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये भी मैं सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ, आप लिख लो आप भी। ठीक है, देखो अब एक एक करके समझते हैं, ये आपको समझ में आ गया। 4 5 को चेक करते हैं, 4 और 5 देखो, दोनों को सम करो, ऐड करो, 9 आया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई, क्या था पहला कंडीशन, कि सम इज एटलीस्ट 7, है ना, सम इज एटलीस्ट 7, यानी उसका सम या तो 7 हो या 7 से बड़ा हो। तो देख रहे 7 से बड़ा है, दैट इज 9, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 3 का मल्टीपल तो है ही 9 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी इसलिए हमने लिख दिया। अब ये है 6 6, 6 और 6 को ऐड करो, ऐड किया तो 12 आया। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि सम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, तो देख रहे हैं ये 7 से बड़ा है ना 12, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या था कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है ना, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। तो सी में ये सारे पॉसिबिलिटी आ गए। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 की इवेंट्स कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए और बी। सी वाला अब जैसे मैंने बताया, ये ध्यान से समझना, अगर एक बार समझ नहीं है दोबारा वीडियो को देख लेना। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ए बी सी ये सारे जो आप इवेंट फाइंड आउट किए, आप इसमें बताना है कौन से पेयर ऑफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग सारे निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना,
ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, देखते हैं दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, यानी कि चेक करना है दोनों इवेंट में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। दोनों इवेंट में अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो सही है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर आ रहा है तो नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो ए इवेंट हो गया, ये बी इवेंट हो गया, दोनों में देखो आपको कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर देख लो आप। 3 6 यहाँ पर है क्या, नहीं है। 4 5 ये भी नहीं है। 4 6 ये भी नहीं है। 5 4 है क्या, नो। उसी तरह 6 5 नहीं है। 6 3 ये भी नहीं। 6 4 यानी कोई देख रहे हैं कि आपका इवेंट ए और इवेंट बी में कोई पॉसिबिलिटी कॉमन नहीं है, यानी आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, है ना। तो आपको क्या लिख देना होगा, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ द इवेंट, नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ द इवेंट्स। क्या क्या इवेंट है, ए और बी है, ए एंड बी, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जैसे मैंने इतनी बार आपको बोला, आई होप आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि क्या है ना, कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ए और बी का चेक कर लिए, ए और सी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ इवेंट्स ए एंड इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, ए आपका ये है और ये आपका सी है, ठीक है। दोनों इवेंट में देख रहे हैं आपका, ये देखो 3 6 ये दोनों में कॉमन है, और क्या है, क्या और क्या है, देखो 3 6 यहाँ देखो 6 3 भी आपको कॉमन है, 4 5 भी कॉमन है, और क्या है 5 4 भी कॉमन है, और 6 6 भी कॉमन है। यानी आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हो तो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी, आपका इवेंट्स कॉमन क्या क्या आ रहा है वो सारे लिख देना है। तो ये सारे हैं 4 5 और 5 4 और क्या था 6 6 भी था, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जितने भी पॉसिबिलिटी हैं आपका सी में वही सारे ए में भी है, यानी आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी में ये सारे पॉसिबिलिटी कॉमन है ना। तो यानी आप क्या बोलोगे यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर तो इतने सारे एलिमेंट्स आपको कॉमन आ गए, तो इसीलिए ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, नहीं ना। क्यों नहीं होगा, बिकॉज उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आपका आंसर इस तरह से लिखना होगा, सिंस ए एंड सी हैज कॉमन एलिमेंट्स therefore A and C are not mutually exclusive events। क्लियर हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होता है कब नहीं होता है, ठीक है। तो ए और सी का भी अब हम लोग चेक कर ली। अब हम लोग बी और सी का चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो दोनों इवेंट को आप देखो, बी को देखो और सी को देखो, क्या क्या इवेंट आपको कॉमन है। देखो 3 6 है क्या, इसमें नहीं है। 6 3 है क्या, ये भी नहीं है। 4 5 5 4 6 6। अब फिर से वही देख रहे हैं, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि दोनों इवेंट इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ द इवेंट्स, सो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। गॉट इट, ओके। सो आपको इसी तरह से आंसर करना है जैसे वाला लिखे थे, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, ओके। तो यहाँ भी वही चीज रिपीट कर देते हैं, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स in both the events। क्या क्या इवेंट है, बी और सी, बी एंड सी, therefore B and C are mutually exclusive events। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया अच्छी तरह से। और वैसे कि सैम्पल स्पेस बस आपको लिखने आना चाहिए कि ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, टोटल 36। और ए और बी में तो खास कुछ था नहीं, वो आप इजीली कर सकते थे, पर सी वाला समझने की थी बात,
तो सी वाला आई होप समझ गए होगे, ये वाले इवेंट्स के पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड आउट की।